ये कहानी भी है एपोक्लिप्स वर्ल्ड की, जहां पर धरती को कपा देने वाला मेटेओर शावर हुआ, जिसके अंदर से निकलने वाले अनजान वायरस ने पूरी दुनिया के आधी आबादी को ही खत्म कर दिया। लेकिन किन्हीं को मिला सुपर नेचुरल एबिलिटी, जिसे हम लोग रूलर कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारे में कैरेक्टर को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा जा रहा था और कहा जा रहा था, चल बता बता आखिरकार तेरे पीछे कौन है और तू किसके साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उनका लॉर्ड भी कहता है, हाँ अच्छे से मारो साले को, इसे हम लोगों ने इतना खिलाया पिला इस एपोक्लिप्स वर्ल्ड में, फिर भी ये हमारे सामानों को चोरी कर कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है, हाँ हाँ इस जैसे चूहे को तो मर जाना चाहिए। इधर हमारा मेन कैरेक्टर पान की उल्टी करते हुए कह रहा था, मैं इधर से मॉन्स्टर के अंडर काम करूं, इसलिए तो अच्छा है कि मैं यहीं पर मारा जाऊं। लेकिन मुझे अफसोस तो बस इस बात का है कि मैंने जिससे प्यार किया, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, ऐना तुमने तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मेरा प्लान तुम्हें नहीं बताया होता तो मैं कभी भी इस हालत में नहीं होता। यह सुनकर तो उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो हमारे मेन कैरेक्टर को एक झाप मारते हुए कह रही थी, तेरे से चूहे की हिम्मत भी कैसे हुई मेरा नाम अपने मुंह से लेने की। मैं बस हमारे लॉर्ड की औरत हूँ, समझ गया, मैं उन्हें क्यों नहीं सब कुछ बताऊंगी। जैसन को हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो बेश तेरी ये औकात, मैं तुझे एपोक्लिप्स स्टार्ट होने से में भी बचाया था और तुम मुझे ये दिन दिखा रही है। ये सुनकर तो वो हंसते हुए कहती है, अरे चूहे तेरी अब इतनी औकात नहीं रही, वैसे भी अब तो मेरा कोई काम का नहीं रहा। फिर वो लॉर्ड के तरफ मुड़ते हुए कह रही थी, लॉर्ड आखिरकार आप बताइए हम लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं, ये कचड़े को कहीं फेंक ही देना चाहिए। ये सुनकर लॉर्ड हंसते हुए कह रहा था, हाँ हाँ ये कचरा तो हो ही गया है, मैं इसे फेंकने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्यों ना इसे एक अच्छा सा सबक सिखा दूँ जिससे हर कोई मुझसे पहले से डरेगा। ये बोलकर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़कर हमारे में कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ही मारने लगते हैं और कहते हैं, ये एक एपोक्लिप्स वर्ल्ड है, यहाँ पर सबसे बड़ा सजा क्या ही हो सकता है। फिर वो उसे पकड़कर सीधे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जिस देखकर तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, बॉस टाओ आखिरकार आपने इस बंदे को बाहर क्यों फेंक दिया, ये तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक बॉक्सिंग बैग बन सकता था। ये सुनकर लॉर्ड कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये जैसे कचड़ों के पास इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरे 1% ताकत को भी संभाल पाए। मैं तो बस ज़ॉम्बीज़ को एक दावत दी है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और कह रहा था, अगर मैंने सुपरनेचुरल एबिलिटी अवेक कर ली तो मैं तुम सबसे चुन चुन कर बदला लूंगा, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर जैसे वो अपनी आंख खोलता है तो वो अलग ही जगह पर था, वहां पर भी उसे मारा जा रहा था। और वो लोग कह रहे थे, अबे क्या तेरे दिमाग में घुसता नहीं है, हमने कहा था ना ऐना से दूर ही रहना, तो बार बार उसके करीब क्यों जाता है। ये सुनकर तो हमारा मैं कैरेक्टर अपने मन ही में सोच रहा था, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे तो म्यूटेंट मॉन्स्टर ने चबा चबा करके खा लिया था, तो फिर मैं जिंदा कैसे बच पाया। ये तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे बॉस देखिए तो ये बंदा हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, अब तो हमें इसे अच्छी तरीके से लेसन सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इस बंदे को सबक सिखाना पड़ेगा और इसे बताना पड़ेगा आखिरकार बॉस टाओ कौन है। इधर हमारा मैं कैरेक्टर सिचुएशन को समझते हुए कह रहा था, अरे टाओ तुम तो जरा सा भी नहीं बदले हो। यह सुनकर बॉस टाओ जल्दी से आकर हमारे लेके गर्दन को उठाकर कहते हैं, अबे साले कुत्ते लगता है तुझे समझाना ही पड़ेगा आखिरकार सीनियर से कैसे बात करते हैं। यह सुनकर तो हमारा लीड तुरंत उसके मैन पॉइंट पर अटैक करता है, जिससे बॉस टाओ अपने गोटियों को पकड़कर चिल्लाने लगता है। ये देखकर आसपास के उसके चमचे चिल्लाकर कहते हैं, बॉस आपको कहीं जोर से तो नहीं आई, हाँ बॉस आप ठीक तो है ना। फिर वो लोग हमारे ली के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तेरी औकात भी कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर अटैक करने की, लगता है तेरा जीने से मन भर गया है, अब ठीक है जाके मर। ये बोलकर वो सब अटैक कर देते हैं। इधर हमारा ली उन सबको मॉनिटर कर रहा था। जैसे वो लोग अटैक करने के लिए आते हैं तभी हमारा ली उन सब पर अटैक करते हुए कहता है, जहाँ पर तो काफ़ी सारी ओपनिंग है, ये बंदे जरा सा भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एपोक्लिप्स वर्ल्ड में, ये तो बच्चों की तरह लड़ने का तरीका है। ये बोलकर वो बार बार उन सबको पीटे जा रहा था। इधर दो बंदे आपस में बात कर रहे थे, अरे नहीं ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमें क्या ये सब छोड़कर यहाँ से भाग देना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है, अगर हम लोग यहाँ से भागते हैं तो बाद में बॉस हमारी बैंड बजाएगा, इससे अच्छा है हम दोनों मिलकर इस बंदे पर अटैक कर कर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर दूसरा भी कहता है, हाँ चलो यही करते हैं। ये बोलकर वो चाकू निकाल कर जैसे ही हमारे ली के ऊपर अटैक करने वाला था तभी दूसरा बंदा उसके पीछे से बैट से अटैक करता है, लेकिन हमारा ली दोनों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उन्हें घुमाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। फिर वो उनके चाकू और बैट को अपने पास लेते हुए कह रहा था, जल्दी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम सबको मार ही डालूंगा।
ये सुनकर तो गैंग के जितने भी होश में आए हुए बंदे थे वो तो डरते हुए कह रहे थे ठीक है हम अपने आदमियों को लेके यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा अली पीछे मुड़ता है तभी वो बंदा चाकू को बाहर निकाल कर कहता है ये मेरे लिए ओपनिंग है। जैसे ही वो हमारे अली के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन हमारा अली तो पीछे मुड़कर उसके ऊपर अटैक कर उसे मार डालता है। फिर वो अपन को छोड़ते हुए कह रहा था हाँ चलो ये सब खत्म हुआ लेकिन ये सब कहीं सपना तो नहीं क्या? हर किसी को मरने से पहले एक बार चांस मिलता है अपना बदला लेने का। मैंने बहुत ताकत हरा दिया, कहीं मैं सचमुच सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरे ये कमजोर शरीर इतना ताकतवर है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर वो अपने फोन में देखता है तब उसे पता चलता है आज का डेट 15 मई 2025 है। सिट आज ही क्यों, एक दिन पहले होता तो शायद मैंने नीट क्रैक कर डॉक्टर बन चुका होता। पिछवाड़े में नहीं, पिछवाड़े में नहीं, पिछवाड़े में नहीं, नहीं 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 छोड़ दो यार, पिछवाड़े में नहीं। इतना हिलेगा तू? सुई मत लगा यार। सुई तो लगानी पड़ेगी। क्या कर रहा है तू? देख तू बीमार है ना, हाँ ठीक होना है ना। हाँ देख तू चाहता है ना बिल्लियां तेरे पीछे आए, हाँ तो उसके लिए सुई तो लगानी पड़ेगी। इधर हमारा अली डेट को देखकर काफी ज्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था मैं क्या एपिक्लस स्टार्ट होने से एक सप्ताह पहले ही रिकार्डेट हो गया क्या, जैसे कि दूसरी नॉवल में होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो बाहर जाकर देखता है और कहता है सचमुच बाहर तो काफ़ी ज़्यादा शांति है, मतलब कि ये बात सच है, मैं दोबारा रिकार्डेट हो चुका हूँ। मुझे लगा नहीं था कुछ ऐसा भी हो सकता है। अभी एपोकलिप्स स्टार्ट होने में सचमुच एक वीक बचा हुआ है, मतलब कि अभी मुझे सबसे ज़्यादा सप्लाईज को जमा करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एपोकलिप्स आता है तो सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं दोबारा अपनी पुराने जन्म की गलती कभी नहीं दोहराने वाला हूँ। उस लड़की को तो मैं अच्छे सबक सिखाऊंगा। इधर तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और कहा जाता है होस्ट को रिटाइट कर लिया गया है। होस्ट एवोल्यूशन सिस्टम से पूरी तरह से बॉन्ड कर चुका है। अभी होस्ट का एवोल्यूशन लेवल 1 है। ये देखकर हमारे लिए अपने मन ही में सोचा था क्या एक सिस्टम, फिर सिस्टम बताता है सिस्टम आपका इंटरनल एनर्जी लेकर आपको इवॉल्व कर सकता है। ये सुनकर हमारे लिए कहता है क्या इंटरनली एनर्जी लेकर, इसका मतलब क्या है? क्या मैं सिस्टम की मदद से पूरी तरह से इमोर्टल बन सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ जैसे कि दूसरे यूनिवर्स में होता है, शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है। फिर सिस्टम बताता है हम लोग किसी भी तरह के एनर्जी को लेकर आपके लिए एबिलिटी बना सकते हैं। जे सुनकर ली अपने मन ही में सोचा था क्या एनर्जी को लेकर, लेकिन मुझे एनर्जी अभी कहाँ पर मिल सकती है? फिर वो आसपास देखता है और कहता है अरे हाँ मुझे जानना है आखिरकार मेरा सिस्टम सचमुच सच है या फिर झूठ। फिर वो यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिक बोर्ड को छूने लगता है। इधर यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी की ब्रेकआउट होने लगता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? सचमुच हमारी यूनिवर्सिटी में लाइन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सभी बच्चों को छुट्टी दे दिया जाता है। और बिजली ना होने पर छुट्टी कब से मिलने लगा? हम लोग को तो गर्मी में भी सीधा सीधा कर पढ़ाया जाता था क्या भाई लोग? इधर हम लोग देखते हैं कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज स्कूल नहीं होने वाला है। तभी हमारा अली बड़ी तेजी से उनके बीच से गुजर जाता है। ये देखकर तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं अरे यार हमारे स्कूल में भी क्या कोई स्पाइडरमैन या फिर सुपरमैन जैसा है क्या? इधर हमारे लिए इस ताकत को देखकर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था सचमुच यार ये तो एक कमाल की एबिलिटी है। तभी सिस्टम बताता है आप जब जब भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे आपकी एनर्जी को लिया जाएगा। ये सुनकर वो फिर से सिस्टम को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसने जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो सबसे कमज़ोर एनर्जी है। अगर उसे और भी ज़्यादा ताकत चाहिए या फिर अलग अलग तरह की एबिलिटीज चाहिए तो उसे एबिलिटी स्टोन को ही एब्जॉर्ब करना होगा। ये सुनकर हमारे लिए अपने मन में सोच रहा था एपोकलिप्स वर्ल्ड में तो मॉन्स्टर के अंदर से ही एबिलिटी स्टोन निकलता था बाहर। आखिरकार अब मैं एबिलिटी स्टोन कहाँ से लाऊंगा? उसकी एनर्जी तो शायद मुझे इस दुनिया में नहीं मिलने वाली है। लेकिन मुझे लगा था अगर मैं एपोकलिप्स स्टार्ट होने से पहले दूसरे लेवल में पहुंच जाता हूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी ताकतवर बन सकता था। फिर हमारा सिस्टम एक मिशन बताता है कि आपको 168 आवर्स में अपने एपोकलिप्स वर्ल्ड के लिए सामान को इकट्ठा करना है। आपके पास 3 दिन का वक्त है। ये देखकर हमारे लिए अपने मन में सोच रहा था हाँ जैसा कि मैंने सोचा था एपोकलिप्स वर्ल्ड में खाना की काफ़ी ज़्यादा किल्लत आने वाली है। तभी हमारा सिस्टम उसे स्टोरेज अनलॉक करके देता है और कहता है आप जो चीज़ अपने हाथों से छुएंगे आराम से आप अपने स्टोर हाउस में रख सकते हैं। ये देखकर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है चल ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे सिस्टम ने ही स्टोरेज दे दिया, मुझे कहीं बाहर में नहीं बनाना पड़ेगा।
फिर वो सिस्टम के नए नए फंक्शन को देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है इधर सिस्टम इतना तो मेहरबान था कि उसे ये भी बताता है आखिरकार उसे सबसे अच्छा स्टोरेज कहाँ पर मिल सकता है। ये देखकर तो हमारा ली काफी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था ये जगह तो मुझे पता है, आखिरकार कहाँ पर है, ये तो बस वही सुपरमार्केट है। ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सचमुच भगवान भी मेरे साथ है, लेकिन मैं दोबारा अपने पिछले जन्म की गलती दोबारा दोहराने वाला नहीं हूँ और मैं उन सबको वो सब कुछ सहने पर मजबूर करूँगा जो उन लोगों ने मेरे साथ किया था। मैं उन सब से चुन चुन कर बदला लूँगा। सेंसिटिव होता है एक काफ़ी ज़्यादा सकरी गली के अंदर हमारे लिए आकर कह रहा था जैसे कि मुझे लगा था मेरा सिस्टम बस मुझे सुपरमार्केट के ही अंदर ले जाना चाहता है। फिर वो आसपास की चीज़ों को देखकर कह रहा था अभी मेरे पास बस 100 घंटा ही बचे हुए हैं एपोकलिप्स आने के लिए, इसलिए शायद सिस्टम मुझे काफ़ी सारे सामानों को खरीदने के लिए यहाँ से कर रहा होगा। फिर वो एक डेबी स्माइल देते हुए कह रहा था यहाँ पर तो काफ़ी सारे सामान हैं, मुझे खाली करने में बड़ा मजा आएगा। फिर वो बड़ी तेज़ी से आसपास के सामानों को लेने लगता है। फिर वो अपने सिस्टम में देखता है, तब उसे पता चलता है कि अभी उसका मिशन बस 0.6% ही कंप्लीट हुआ है। ये देखकर तो वो चिल्लाते हुए कहता है क्या 0.6%? मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा देर से सामान को जमा कर रहा हूँ लेकिन अभी मिशन इतना ही कंप्लीट हुआ है। हाँ चल छोड़ते ही है सब। अगर मैं इसी तेज़ी से सुपरमार्केट के सारे सामानों को लूटता रहा तो आसपास के लोगों को भी मुझ पर शक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मुझे सुपरमार्केट के स्टोर हाउस में जाना चाहिए जहाँ पर मैं आराम से ही बहुत सारे सामानों को एक बार में ही इकट्ठा कर लूँगा। फिर वो चलते चलते सुपरमार्केट के कोने में आ जाता है और वहाँ का गेट खोलकर वो आसपास देखता है तो वहाँ पर दो बॉडीगार्ड पहले से रेडी थे। उन्हें देखकर वो कहता है शायद इसके अंदर ही स्टोर हाउस हो सकता है। फिर वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर वो बॉडीगार्ड उनकी तरफ देखते हुए कह रहे थे अरे बच्चे इधर क्या आ रहा है, तो लगता है रास्ता भूल चुका है, वापस चला जा। जे तेजी से बच्चों के खेलने का जगह नहीं है, इधर हमारे लिए अपने पावर को इकट्ठा कर रहा था। तभी वो लोग कह रहे थे अबे बच्चे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तू तो यहाँ से निकलता है कि हम तुम्हारी कुछ खातिरदारी करें। ये बोलकर वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी हमारा अली अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से उनके बीच आगे बढ़कर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉट देकर बेहोश कर देता है। फिर वो गेट खोलकर अंदर आता है तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था अरे यार मैं तो बस स्टोर हाउस ढूंढने के लिए आया था, लेकिन ये किस तरह का जगह है। तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड एना भागकर उसकी तरफ आते हुए कह रही थी अरे यार ली आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये हम जैसे लोगों की जगह नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये सुनकर तो हमारा अली अपने मन ही मन सोच रहा था अबे यार ये बिच औरत यहाँ पर क्या कर रही है, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुपरमार्केट के नीचे तो स्टोरेज हाउस होना चाहिए ना, तो ये बेसमेंट कहाँ से आया। इधर एना हमारे अली को सांप की तरह लेपटते हुए कह रही थी अरे यार तुम्हें पता है हमारे क्लासमेट एक लड़की मुझे यहाँ पर ले आई बताते हुए कि यहाँ पर हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन मैंने बस 3 ही मैच खेला था जिनमें ये लोग कह रहे हैं कि मैं पूरे 20 लाख युआन हार चुकी हूँ। बताओ ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने तो बस 3 ही बार खेला था। आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, प्लीज यहाँ पर कोई भी गेम खेलने की कोशिश नहीं करना। ये सुनकर ली अपनी मन ही मन सोच रहा था अबे यार ये बीच मुझे ये सब क्यों बता रही है। तभी पीछे से एक वेटर आते हुए कह रहा था अरे मैम ये क्या आपका वही हीरो है जो आपको बचाने के लिए हमें पूरे 20 लाख युआन देने वाला है। मुझे नहीं लगता है ये बच्चा इतना दे भी पाएगा। ये सुनकर तो लड़की तुरंत ही उसे मासूम मेरी अदाओं में हमारे ली को फंसाते हुए कह रही थी ली तुम क्या मुझे थोड़ा सा पैसा अभी उधार दे सकते हो, 20,000 भी चलेगा, बस इतने दे दो, ये लोग मुझे तब छोड़ देंगे, प्लीज़ ली मेरी इतनी मदद कर दो। ये सब देखकर ली अपने मन ही में सोच रहा था ओह मतलब कि ये बीच मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। इधर हम लोग एना को देखते हैं जो कि अपने गुब्बारों से हमारे ली को सहलाते हुए कह रही थी प्लीज़ ली मेरी मदद कर दो ना। ये सुनकर ली तुरंत अपने हाथ को हटाते हुए कह रहा था एना मुझे माफ़ करना, लगता है मैं गलती से बिचौलिया बन गया हूँ यहाँ पर, ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं लगता है गलत जगह पर आ गया, बाय बाय टाटा। ये बोलकर वो वहाँ तुरंत ही भाग जाता है। ये सब देखकर तो वो बेटा जो से हंसते हुए कहता है अरे एना तुमने क्या कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें गैम्बलिंग के सारे कर्ज को चुकाने में, लेकिन लगता है तेरा ये बॉयफ्रेंड तो भगोड़ा निकला। ये सुनकर एना कहती है हाँ मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लगता है मेरा जाम इसके ऊपर थोड़ा कम पड़ गया है, मुझे इसे और भी ज़्यादा सेड्यूस करना चाहिए था। इधर कैसीनो का मालिक पास आते हुए कह रहा था हाँ मज़ा नहीं आया,
मुझे लगा था तुम लोग इसे बच्चे को अच्छे से लूटोगे, लेकिन लगता नहीं है तुम लोग कुछ कर पाए। फिर वो कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार एक स्टूडेंट बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने इसे कभी भी पहले नहीं देखा है। तुम कुछ आदमियों को लेकर जाओ और इसे बाहर के लाओ। मुझे लगता है इस बच्चे ने कभी ना कभी किसी का मर्डर किया है। इसका लुक देने का अंदाज काफी ज्यादा स्कैरी था। मुझे इस बच्चे पर काफी ज्यादा ही शक हो रहा है। इधर हमारा अली बाथरूम के अंदर छुपा हुआ था। तभी वहां पर वेटर आकर हर एक बाथरूम को चेक करने लगते हैं। जिस देखकर हमारा अली कहता है, अबे यार, ये बिच एना जहाँ पर रहती है वहां पर मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। मुझे अच्छे से याद है 4 रूलर में से एक वो स्कार वाला भी बंदा था जो कि स्ट्रेटेजिस्ट का मास्टर था। उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है, शायद उसे मुझ पर शक हो गया है। इधर हम लोग देखते हैं वेटर आपस में बात करे थे। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं होता है, आखिरकार एक बॉस ने हमें एक बच्चे को ढूंढने के लिए क्यों भेजा है, वो भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बॉस ने कहा है तो बॉस ने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। इधर हमारा अली उन्हें देखकर अपने मन ही में सोच रहा था कि मुझे एक ही स्ट्राइक में इन दोनों को खत्म करना होगा। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, अरे ये आवाज़ कैसी थी? तभी हमारा अली बड़ी तेजी से आकर उन दोनों को शॉक देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर वो खड़ा होकर अपने मन ही में सोच रहा था, अरे यार, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैस फैला दिया। लगता नहीं है कि मैं इस बेसमेंट से अब आसानी से ही बाहर निकल पाऊंगा। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी उसके ऊपर कोई बंदूक टानते हुए कह रहा था, जैसे कि बॉस वैंग ने कहा था वो बिल्कुल सही थे, ये बच्चा भी हमें काफ़ी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सीन शिफ्ट होता है कसिनो की तरफ, जहां पर अचानक ही गोली का आवाज आता है। ये सुनकर तो आसपास के सारे कस्टमर भी थोड़ा सहम से जाते हैं और वेटर भी थोड़े डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी उन्हीं का मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज के लिए हमारा कैसीनो बंद होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से फ्रंट लाइन होकर के वहां से बाहर चले जाएं। ये सुनकर तो सभी कस्टमर गुस्सा होकर कहने लगते हैं, आखिर ये बकवास क्या चल रहा है? मैं तो अभी जीत के काफी तक करीब था, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी वहां पर वेटर आते हुए कहता है, मैनेजर जाओ, हमने पूरे कसिनो को खाली कर दिया है। ये सुनकर मैनेजर खुश होते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, बस बचा है वो बच्चा, मुझे जानना है आखिरकार वो बच्चा हमारे कसिनो के अंदर आया तो आया कैसे। ये तो अच्छी बात है, मैंने उस पर पहले से नज़र बनाई थी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता था। वैसे मैंने एक बैकअप प्लान भी रखा है। जॉन, मुझे पता है जॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उस बच्चे को जिंदा ही पकड़ कर ही मेरे पास ला सकता है। सीन शिफ्ट होता है इली की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं बंदूक का गोली सीधे दीवार पे लगा था और जॉन कह रहा था, बच्चे मेरे सामने किसी भी तरह का ट्रिक करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं तेरा सीधा खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये आवाज़ सुनकर तो हमारा अली कहता है, मैंने ये आवाज़ को पहले भी सुना है, जहाँ पर एपोक्लिप्स वर्ल्ड में मेरी गर्लफ्रेंड एना ने मुझसे सारा खाना ले लिया था। तब वहाँ पर जॉन आया था जो कि मेरी मदद किया था मुझे अपना खाना देकर और बहुत सारे खाने को जमा करने के लिए भी। मुझे लगा नहीं था मैं जॉन से यहाँ पर मिल जाऊँगा। इधर जॉन कह रहा था, बच्चे जल्दी से पीछे मुड़ो और आगे बढ़ना शुरू करो। इधर ली हंसते हुए कह रहा था, अरे अरे, आप कुछ गलत समझ रहे हैं, मैं तो बाथरूम से फिसल गया था और वो बंदे भी फिसल गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इधर जॉन उसे आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, बच्चे मैं ऐसा तो मजाक कर रहा है क्या? मैं दिमाग खराब होगा तो मैं तेरे खोपड़ी में ही छेद कर दूंगा। तभी हमारा अली आगे बढ़कर उस इलेक्ट्रिक बोर्ड को देखता है और कहता है, यहाँ पर तो स्विच है, लगता है जॉन आज तुम्हारा दिन काफ़ी ज़्यादा खराब है। फिर वो जल्दी से जाकर सीधे इलेक्ट्रिक बोर्ड को पकड़ लेता है और वहाँ से बिजली शक करने लगता है। इधर जॉन कह रहा था, बच्चे आगे बढ़ो, वहाँ पर तुम रुके क्यों हो? तभी हम लोग देखते हैं कसिनो में ब्लैकआउट हो जाता है, सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिरकार बिजली गुल कैसे हो गया। इस सुनकर मैनेजर कहता है, मैंने एक बंदे को पहले ही भेज दिया है, वो पक्का इस प्रॉब्लम का इलाज कर देगा, तुम सब बस अच्छे तरीके से मेन एंट्रेंस को गार्ड करो, वहां से वो बच्चा जिंदा बचकर भागना नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, इधर हम लोग देखते हैं ली और हमारा जॉन आपस में फाइट कर रहा था। इधर जॉन अपने मन ही में सोचा था, मैंने काफ़ी बार फायर किया है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये मूवमेंट कोई इंसान का नहीं हो सकता है। इधर हम लोग ली को देखते हैं जो कि बड़ी तरह से जॉन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। जॉन इसी का इंतजार कर रहा था, वो तुरंत ही अपने लेफ्ट हैंड से एक डिगर को बाहर निकलकर हमारे ली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक उसके परछाई पर लगता है। ये देखकर हमारा अली कहता है, तुम तो मुझे मारने पर जरा सा भी हिचकिचा नहीं रहे हो, वैसे मुझे पता था तुम इसी तरह का अटैक करने वाले हो क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी ये अटैक सीखा था। इधर हमारा जॉन उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, बच्चे तू क्या मुझे पहले से जानता है? इधर हमारे लिए अपने मन ही में सोचा था, जॉन कमाल का है गन शूटिंग में, मैं यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जा सकता हूँ। अभी ये वक्त नहीं है हमारे रियूनियन का।
इधर जॉन अपने मन ही मन सोच रहा था, ये बेकार से इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी चारों तरफ घूम रही है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है। लेकिन तभी वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने ली नहीं था। इधर हमारा ली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसके पीछे आ आता है। जॉन इसी मौके का तलाश कर रहा था, वो तुरंत ही अपने ट्रिक से डिगेट निकाल कर सीधे हमारे ली के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन ली सही मौके पे उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, जॉन मुझे माफ़ करना। फिर वो काफ़ी जोर की बिजली का झटका उसे देता है। तभी पीछे से काफ़ी ज़ोरदार धमाका होता है जिससे बचकर हमारा ली जॉन को ये बजाता है और उसे उठाते हुए कह रहा था, जॉन जॉन तुम्हारी हालत ठीक तो है ना। फिर वो उसके गले को भी चेक करता है और कहता है, इसकी सांसें तो अभी चल रही है, लेकिन ये ब्लास्ट हुआ कैसे? कहीं शायद ये गैस पाइप के फटने की वजह से तो नहीं हुआ। फिर वो आसपास से चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये तो सुपरमार्केट का बेसमेंट था, लेकिन लगता है बेसमेंट के भी नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है, शायद यही सुपरमार्केट का स्टोरेज होगा। तभी जॉन काफ़ी देर आवाज़ में कह रहा था, ये एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो बॉस बैंक के लिए काम करता हूँ, आखिरकार तुम भी क्या बॉक्स बैंक के लिए काम करते हो? मेरे साथ बॉस बैंक के साथ चलो, मैं उन्हें हर एक चीज़ बताऊँगा, शायद वो तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। ये सब बकवास सुनकर तो हमारा ली तुरंत ही उसके पास बैठ कर कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था फॉर्मर वुल्फ स्क्वाड कैप्टन से वो इतनी जल्दी बेहोश नहीं हो सकता है। फिर वो उसे बिजली के जोर धक्के देने लगता है और कहता है, शायद इसकी वजह से वो आराम से बेहोश हो जाएगा। वैसे भी वो बेकार में तारीफ कर रहा था मैनेजर जाओ की, क्योंकि वो तो एक डेड मैन है, मैं उसे जल्दी ही मार दूंगा। फिर वो बेसमेंट के नीचे कूद जाता है और कहता है, शायद यहीं पर सुपरमार्केट का स्टोरेज होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है वेटर की तरफ, जहां पर वो बता रहा था, मैनेजर काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ है, हमारा गैस लाइन का पाइप फट चुका है, जहां पर काफ़ी ज़ोरदार धमाका हुआ था। जिस सुनकर मैनेजर कहते हैं, क्या ऐसी कैसे हो सकता है? जॉन ठीक तो है ना? तभी वेटर कहते हैं, हाँ मास्टर, जॉन तो ठीक है, लेकिन वो शायद अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और कहने लगती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम लोगों ने इस कैसीनो को बंद क्यों कर दिया? मैं तो काफ़ी टाइम मस्ती कर रही थी। जी सुनकर तो वो मैनेजर आग बबूला था ही, वो जाकर सीधे एना को एक झाप मारता है और कहता है, तू पागल औरत, तेरे वजह से ही शायद वो बच्चा हमारे कैसीनो के अंदर आ गया। अब पता है उसने कितनी ज़्यादा तबाही मचा दी। आखिरकार तू जैसे बकवास बंदे को यहाँ पर कैसे ला सकती है? जो सुनकर एना काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कह रही थी, मैनेजर जाओ, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तो उस बंदे को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हूँ, वो तो बस मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम सब बस क्लासमेट थे। इधर मैनेजर जाओ उसकी बात को अनदेखा करते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था, इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाओ और इसे अच्छे आदमी के साथ बांध दो। सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ, जहाँ पर वेटर बता रहे थे, बॉस ये एक्सप्लोजन बाथरूम की तरफ से आया है, शायद वहीं पर ये अटैक हुआ था। ये सुनकर मैनेजर अपने मन ही में सोच रहा था, वो बच्चा आखिरकार वहाँ पर आया क्यों है? शायद उसी चीज़ के लिए तो नहीं। सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो कि नीचे बेसमेंट में आ चुका था और अपने मन ही में सोच रहा था, शायद यही सुपरमार्केट का स्टोरेज बेस हाउस हो सकता है। फिर हमारा ली धक्के मारकर दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और कहता है, सचमुच सुपरमार्केट का वेयर हाउस तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल के अंदर आया हूँ। यहाँ पर सारा सामान पैक है, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये लोग पहले से ही एपोकलिप्स का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर तो पहले से स्टोर किया हुआ खाना है, कपड़े हैं, सोलर एनर्जी है और यहाँ तक कि वेपन्स भी रखे हुए हैं। आखिरकार एपोकलिप्स वर्ल्ड के एक रूलर को पता कैसे चला कि यहाँ पर सचमुच एक एपोकलिप्स आने वाला है? छोड़ो ना, वैसे भी मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर वो अपने सिस्टम के स्टोरेज को फुल करते हुए कह रहा था, मेरे को तो जैकपॉट मिल गया है, मैं यहाँ पर कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब वो आगे बढ़कर किसी चीज़ को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये मत बोलना कि ये वही स्टोन है, अवेकन स्टोन, जिससे हम सबको एबिलिटी मिल सकती है। आखिरकार ये एपोकलिप्स वर्ल्ड से पहले कैसे सामने आ सकता है? लेकिन छोड़ो ना, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये मेरे सामने है जिससे मैं एबिलिटी हासिल कर सकता हूँ। फिर वो एनर्जी स्टोन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है, आपके पास सिस्टम है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आगे चल के शायद कर भी पाएंगे। जयशंकर तो हमारे लिए का मोह ही बन जाता है और वो अपने मन में सोचा था, डैमिट ये सड़ा हुआ सिस्टम, आखिरकार मैं एनर्जी स्टोन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर सकता हूँ? इससे तो मुझे तुरंत ही नई तरह की एबिलिटी मिल जाएगी। चलो छोड़ो, दूसरे रूम में देखते हैं, यहाँ पर तो सचमुच खजाना भरा हुआ है। फिर वो दूसरे रूम को भी पूरी तरह से खाली करते हुए कहता है, ये तो खत्म हुआ। तभी उसके सिस्टम को कंसिडर करते हुए कहता है,
होस्ट, आपने डूम से सर्वाइवल प्रिपरेशन टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको एक रैंडम एबिलिटी मिलती है जिसका नाम है एनर्जी कन्वर्सन। आप किसी भी तरह की एनर्जी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर तो हमारा ली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या एनर्जी कन्वर्सन? इसकी मदद से तो मैं डायरेक्ट ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, ये तो ओवर पावर्ड स्किल है। फिर वो हमें बताता है कि जैसे हम किसी भी तरह की एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो मेरी ताकत बढ़ाने में काम आएगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसी एबिलिटी चाहिए थी जिससे मैं आग निकाल सकूं या फिर पूरी तरह से किसी को जमा सकूं। लगता है मुझे फिर से दूसरे रूम को भी लूटना पड़ेगा। तभी वजह से मैनेजर चैन वहां पर आते हुए कहते हैं, पकड़ो इस चूहे को, ये चूहा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागा दौड़ी कर रहा है। ये सुनते ही उसके बॉडीगार्ड बहुत तेज़ी से हमारे लिए पर फायर करने लगते हैं और कहने लगते हैं, मारो मारो, इसे मार ही डालो। इधर एक बॉडीगार्ड सामने आते हुए कहता है, मैनेजर चैन काफ़ी बड़ी गड़बड़ हो गई है, उस बंदे के साथ तो कोई भी नहीं आया है, लेकिन हमारा सारा स्टोरेज हाउस खाली हो चुका है। ये सुनकर मैनेजर चैन कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाईज को छुपा कर रखा था, जहाँ का गेट ही बंद है, दीवार पूरी तरह से सील है, तो फिर सारे सामान अचानक गायब कहाँ पर हो जाएगा? फिर वो अपने बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहता है, मुझे वो बंदा जिंदा चाहिए। इधर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, इतने कम समय में आखिरकार वो बंदा इतने सारी सप्लाईज को कहाँ पे ले जा सकता है? कहीं वो बंदा भी तो उन्हीं की जैसा तो नहीं? इधर हमारा अली बंकर के पीछे छुपा हुआ था और अपने मन ही में सोच रहा था, अरे नहीं, इस वेयर हाउस का दीवार तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मैं तो तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। और पीछे के साइड सारे बॉडीगार्ड लगातार मुझसे फायर कर रहे हैं। मैं तो ब्लैंक स्पॉट पर हूँ, तभी मैं बचा हुआ, नहीं तो मैं पक्का मार जाता। और मेरे पास ज़्यादा पावर भी नहीं बची हुई है, बस थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अरे नहीं, मैंने गलती कर दिया, अगर मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी को पहले कंज्यूम ना किया होता तो शायद ये मुसीबत नहीं आई होती। तभी दरवाज़ा खोलकर दो बॉडीगार्ड उसके सामने से आ जाते हैं। ये देखकर तो हमारे लिए कहता है, अरे यार, ये अचानक दरवाज़ा सामने की ओर किसने बनाया था? फिर वो बड़ी तेजी से अपनी बच्ची को इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए उनके बेस से निकल जाता है। ये देखकर तो दोनों बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो लगातार हमारे ली के ऊपर फायर करने लगते हैं। इधर ली जल्दी से अपने एनर्जी कन्वर्सन का इस्तेमाल करता है और काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहा था, लेकिन तभी वो एक जगह पर रुक जाता है। ये देखकर तो बॉडीगार्ड आपस में बात करने लगते हैं कि हमने उस बंदे को हिट कर लिया, कि वो बंदा मारा गया है। इधर हमारा अली उठते हुए उन दोनों बॉडीगार्ड को धूल बुझा देते हुए कह रहा था, अगर मानवा का मैं कैरेक्टर ही मारा जाए तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? फिर वो हमें बताता है कि मैंने बुलेट की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काइनेटिक एनर्जी को अपनी एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सड़ा हुआ मुंह मेरे हाथ में क्यों बना हुआ है? कहीं ये हमेशा हमेशा इसी तरह का तो नहीं रहेगा ना? इधर हमारा अली ये सब सोच ही रहा था, तभी वजह से बॉडीगार्ड हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई लोग बाहर आ जाओ, अब कछुआ अपने सेल से बाहर निकल चुका है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, मूर्ख मत बनो, इसने जॉन तक को हरा दिया है, जो हम में से टॉप फाइटर माना जाता था। अरे यार, इसमें डरने की क्या ही बात है, ये बंदा तो खुद ही बाहर निकला है, अब तो इसे ही डरना चाहिए। तभी हमारा लिए पीछे मुड़ कर कहता है, अबे यार, पहले मैं इस चीज़ से परेशान हूँ और तुम लोग अलग से मुझे परेशान कर रहे हो। ये देखकर तो एक पल के लिए बॉडीगार्ड के होश ही ठंडा हो जाते हैं। वो तो चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर वो लगातार हमारे लिए के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर हमारा लिए जल्दी से अपनी एनर्जी कन्वर्सन का इस्तेमाल करता है, उनके बुलेट को रोकता है। फिर वो बड़ी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़कर उनमें से एक बंदे को ढेर कर देता है। ये देखकर जैसे वो बंदे पीछे मुड़कर हमारे लिए के ऊपर अटैक करने वाले थे, फिर हमारा लिए कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम लोगों ने आज से पहले कभी म्यूटेट नहीं देखा है ना? फिर वो तुरंत ही अपने हाथों को उनके बंदूक के सामने ले जाता है, जिसकी वजह से वो उनके काइनेटिक एनर्जी को फिर से एब्जॉर्ब करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाता है और दोनों को हवा में घुमाकर जमीन पर फेंक देता है। फिर वो पीछे मुड़कर हमारे व्यूअर से कहता है, तो यार तुम लोग को पता है ना मैं काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकाल रहा हूँ, कि मैं तुम लोग को आज से फ्रीज बनाना शुरू कर दूँ। इधर हम लोग देखते हैं हमारे ली को कोई स्टेथोस्कोप से देख रहा था, तभी कोई फायर कर हमारे ली को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। इधर वो बॉडीगार्ड आपस में बात कर रहे थे, मैंने क्लियरली उसके ऊपर हिट किया है, वो बंदा कन्फर्मली खत्म हो चुका होगा। नहीं यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इधर हम लोग ली को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से उनकी तरफ घूमते हुए कहता है, अबे बास्टर्ड, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो मेरे ऊपर अटैक करने की, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो लगातार बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करने लगता है और हमें बताता
आता है। ये तो भला हो मेरी एनर्जी कन्वर्सन का, जिसकी वजह से मैंने सारे बुलेट से काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर कर अपने बॉडी को ताकतवर बना लिया, नहीं तो वो बंदूक मुझे पूरी तरह से मार ही डालता। इधर बॉडीगार्ड कह रहे थे भाई लगातार उसके ऊपर अटैक करते रहो, वो बंदा तो अकेला है, पक्का मारा ही जाएगा। इधर हमारा अली उन सारी गोलियों को एब्जॉर्ब करते हुए कह रहा था चलो अब देखा जाए अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी का बाहर इस्तेमाल किया तो क्या होगा। फिर वो अपनी एनर्जी कन्वर्सन का बाहर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉडीगार्ड तुरंत ही हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर वो कहता है नॉट बैड नॉट बैड, ये तो एक ब्लास्ट है। तभी पीछे से मैनेजर चैन आते हुए कहता है अरे बच्चे तूने तो मुझे काफी ज्यादा खुश किया, मुझे तो लगता है तो भी हम जैसे ही में से एक है। तुम्हारे पास शायद एबिलिटी है टेलीपोर्टेशन की और एनर्जी कन्वर्सन की, मैंने सही कहा ना। इधर हमारा ली जैसे ही चैन के ऊपर अटैक कर उसे खत्म करने वाला था, लेकिन हमारा मैनेजर चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को पूरी तरह से रॉक में बदल देता है और उसके टांग को पकड़ लेता है। फिर हमारा ली बड़ी मुश्किल से उसके जंगल से बचकर भागता है। ये देखकर मैनेजर चैन कहता है बच्चे तेरे पास सचमुच काफी ज्यादा सॉफ्ट बॉडी है, तो मेरे पंजे से बाहर निकल गया। इधर ली अपने मन ही मन सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास एपोक्लिप्स से पहले ताकत कैसे आ सकती है। अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है आखिरकार इसके पास वो एनर्जी स्टोन आया तो आया कैसे। इधर हम लोग मेजर चैन को देखते हैं जो कि लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था और कह रहा था बच्चे तू के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी तो देखो तू कहाँ से बचकर भाग सकता है। फिर वो लगातार हमारे ली के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे ली बड़ी मुश्किल से अपनी एनर्जी कन्वर्सन का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डॉज करता है और कहता है नहीं एनर्जी कन्वर्सन भी इसके इतनी ज़्यादा ताकतवर एबिलिटी का सामना नहीं कर पा रहा, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने अपने पिछले लाइफ में भी नहीं देखा था आखिरकार चैन के पास किस तरह की ताकत थी, क्या वो इस ताकत को पहले से छुपा रहा था। इधर मेरे चैन एक ऑफर देते हुए कह रहा था बच्चे मुझे नहीं पता आखिरकार तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए किसने भेजा है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हारी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ही खास है और हमारे लॉर्ड तुम जैसे ही बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ही एडमायर करते हैं, तो क्या बोलते हो। इधर ली हंसते हुए कह रहा था मैनेजर चैन तुम तो शेर के मुंह में फंस चुके हो, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये सुनकर तो मैनेजर ली काफ़ी तक गुस्से में कहता है बच्चे लगता है तुम सही तरीके से बात नहीं मानने वाले हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी लाश को ही ले जाकर अपने लॉर्ड से मिलवाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। इधर हमारा अली अपने मन ही मन सोच रहा था इस बंदे के पास डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह का मेंटल एनर्जी है और ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है, मैं इसे बात करते हुए फंसा कर मार नहीं सकता हूँ और मेरे पहले वाली ताकत तो इसे स्क्रैच भी नहीं पहुंचा पाएगी। लगता है मुझे अपने सौर पावर को एक जगह पर कंसंट्रेट कर इसे एक ही बार में ख़त्म करना होगा। फिर वो ऐसा ही करने लगता है। इधर मैनेजर चैन ने भी काफ़ी बड़ा चट्टान का हाथ बनाकर हमारे ली पर अटैक किया था। इधर ली उसके ऊपर अटैक कर उसे पूरी तरह से तोड़ देता है और हाफते हुए कहता है ये सचमुच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। जिस देखकर तो मैनेजर चैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी हमारा ली उसे कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहता है नहीं अब बता तू। यह सुनकर तो मैनेजर चैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है बच्चे आखिरकार तुम ऐसा ट्रिक कैसे खेल सकता है, तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कैसे कर सकती है, ये तो कम बेसी बार हो रही थी। फिर ली कहता है इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, वैसे भी तू अभी जिंदा ये तेरे लिए काफ़ी होगा। फिर वो अपने मन ही मन सोचा था अगर मैं लॉर्ड हाउ का एक लेफ्ट हैंड काट देता हूँ तो शायद काफ़ी होगा, मुझे इस बंदे को मारना ही होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन उससे पहले फिर वो पूछता है ये बता आखिरकार तुम्हें तुम्हारी पावर कहाँ से मिली। ये सुनकर तो मेजर चैन हंसने लगता है और कहता है बच्चे तुम्हारे पास भी तो ताकत है, क्या तुम्हें नहीं पता आखिरकार तुम्हारी ताकत कहाँ से मिली। जे सुनकर ली कहता है ओह लगता है तो मुझे सही तरीके से नहीं बताने वाले हो और ये अपना सीक्रेट मरते दम तक अपने साथ रखने वाले हो, तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैनेजर चैन अभी भी डील करते हुए कह रहा था बच्चे तुम्हारी एबिलिटी सचमुच काफ़ी ज़्यादा खास है, तो हम लोग बात कर सकते हैं। वैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं लॉर्ड हाउ का काफ़ी बड़ा आदमी हूँ, अगर मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ तो लॉर्ड हाउ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कहीं पर भी भाग लो। जो सुनकर ली उसे छोड़ देता है और कहता है लॉर्ड हाउ। इधर मैनेजर चैन हंसते हुए कह रहा था हाँ लॉर्ड हाउ, मुझे लगा ही था तुम मेरी बात को समझोगे और हमारे साथ बिजनेस करोगे। लेकिन तभी हमारा ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है बस वेट करो एपोक्लिप्स स्टार्ट होने का, जैसे ही एपोक्लिप्स स्टार्ट होगा तो ये मेरा बारी होगा बदला लेने का। मैं उस लॉर्ड हाउ को भी तेरी तरह ही मौत का स्वाद चखाऊंगा। जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला था तभी जॉन आकर सीधे उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है जॉन तुम फिर से यहाँ पर, और तुम इसे बचा क्यों रहे हो। ये उस तरह का आदमी नहीं है जिसे जिंदा रहना चाहिए, इसे अब मरना होगा।
ये सुनकर जॉन काफी तक हंसते हुए कह रहा था, नहीं मैं समझता हूँ बात को, लेकिन लेकिन अभी अभी मेजर जैन का मरने का वक्त नहीं आया है। ये सुनकर ली कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। इधर जॉन तो काफी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि वो बेचारा काफी दूर ही भाग कर आया था। इधर मैनेजर चैन जॉन को अपने को बचाते हुए देखकर तुरंत ही वहां से निकल जाता है और काफी ज़्यादा दूर जाकर कहता है, जॉन तुम्हारी टाइमिंग तो सचमुच कमाल की थी, तुमने मेरी जान बचाई है, जिसकी वजह से मैं लॉर्ड हाव को हर एक चीज़ रिपोर्ट करूंगा। और हाँ, इसकी वजह से तुम्हें शायद तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को दोबारा देखने का मौका भी मिले, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर ली अपने मन ही मन सोच रहा था, ओह जॉन की बीवी और उसके बच्चे को शायद इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। इधर मैनेजर चैन हंसते हुए कह रहा था, तुम लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, जिसकी वजह से मैं भी तुम सबको कुछ कंपनसेट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुमने मेरा वो चेहरा देख लिया है जिसमें मैं हार चुका हूँ, इसलिए मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर जिंदा नहीं जाने दे सकता हूँ। तुम सबको मेरी इस हार को अपने ग्रेव तक ले जाना होगा। ये बोलकर वहाँ से वो निकल जाता है। जे देकर ले कहता है, अरे मेजर चैन तो काफ़ी बड़ा भगोड़ा निकला, सही मौका देकर उसने बहुत जल्दी यहाँ से निकल गया। फिर वो चैन की तरफ मुड़ता है, तभी मेजर चैन हंसते हुए कहता है, मैं तुम सबको तोहफा देना तो भूल ही गया। फिर वो उन सब पर बम की बारिश करते हुए कहता है, तो ठीक है अब हम लोग सीधे स्वर्ग में मिलते हैं। तभी वो बम ब्लास्ट होने वाला था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा झटका होता है। इधर हमारा ली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और सारे वेव को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से फिर से एक फ्लोर टूट जाता है और वो लोग नीचे कैसीनो की तरफ चले आते हैं। ये देखकर ली अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या कैसीनो के नीचे और एक बेसमेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखकर तो जॉन भी काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कैसीनो के नीचे भी एक और बेसमेंट हो सकता है। फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। इधर ली बड़े गुस्से में जॉन को देख रहा था। ये देखकर जॉन कह रहा था, रुको रुको, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो, अब तो चैन भी चला गया है ना, जिसकी वजह से हम दोनों को अब लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर ली कपड़ा खोलकर दूर जाते हुए कह रहा था, तुम्हें पता है हमें उस बंदे को मार ही देना चाहिए, जिसकी वजह से लॉर्ड हाव की ताकत कम से कम थोड़ी तो कम होती। ये सुनकर जॉन कह रहा था, नहीं नहीं, अभी मेजर चैन मारा नहीं जा सकता है जब तक मेरी बेटी और मेरी पत्नी मुझे मिल ना जाए, क्योंकि उन दोनों ने ही मेरी पत्नी और बेटी को किडनैप कर लिया है। वैसे मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में डाला, लेकिन तुमने मुझे कई बार बचाया है। मैं इसका रिपे तुम्हें पक्का करूँगा। मुझे एक्सप्लोजन से बचाने के लिए और हर बार हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। जैसे मैं अपनी फैमिली को खोज लेता हूँ, तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं हर एक चीज़ तुम्हें दोबारा रिपे कर दूंगा। इधर हमारे लिए एबेक्लस के दिनों को याद करते हुए कह रहा था, अरे नहीं, ये बंदा तो फिर से वुल्फ कैप्टन की तरह बात करने लगा कि मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ कर दूंगा। मुझे इस समय ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपनी लाइफ है यार, अपने से जियो। वैसे अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है, तो तुम मेरे इसे ठीक करने में मदद कर सकते हो। ये सुनकर जॉन आगे बढ़ते हुए कह रहा था, हाँ तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, लेकिन मेरे पास ज़रा सा भी मेडिसिन नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी पक्का कुछ मदद करता। जो सुनते ही ली तुरंत ही अपने स्टोरेज से मेडिसिन बाहर निकलते हुए कह रहा था, हाँ हाँ ठीक है, लो इसका इस्तेमाल करो। ये देखकर तो जॉन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारे पास तो सचमुच कमाल की एबिलिटी है, तुम तो कई सारी सामानों को अपने पास रख सकते हो। ये बोलकर वो उसकी चोट को ठीक कर रहा था। ये सुनकर ली कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारे मास्टर चैन ने कुछ भी पहले तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर जॉन कहता है, ना ना, मुझे मास्टर चैन ने तो कुछ भी नहीं बताया, वैसे भी उनके पास भी एक खतरनाक तरह की एबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने मुझे उसके बारे में भी नहीं बताया। आखिरकार तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज मिलती कैसे है। जैसा बाबा सुनकर तो लिख रहा था, अरे यार बस कर, अब बहुत हुआ। ऐसा लग रहा है कि तेरे दिमाग में एक पत्थर गिर गया हो और तेरी सारी याददाश्त खत्म हो गई हो। मैं तो बार बार भूल ही जाता हूँ कि ये एबोक्लिस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। फिर वो उसकी तरफ दवाई फेंकते हुए कहता है, तुझे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई है ना, ठीक है तू भी अपना बैंडेज पट्टी कर ले। ये देखकर तो जॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, क्यों आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें सीरियसली तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था और तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहते हो। जेसन करली बड़े ही डरावने टोन में कहता है, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो और सीरियसली अपने फैमिली को ढूंढना चाहते हो तो मुझसे दोबारा पंगा मत लेना। ये सुनकर जॉन घबराते हुए कह रहा था, मुझे माफ़ करना, लगता है मैंने आप पर फिर डाउट किया, वैसे मुझे लगा नहीं था इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। ये सुनकर तो हमारा ली कहता है, क्या अच्छा मैं ना लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है।
मैं तो तुम्हें जल्दी से ठीक कर कर तुम्हें तुम्हारे फैमिली को ढूंढने के लिए भेजने वाला था। फिर बड़े चालाकी से सारे तीनों फ्लोर के डंजन को खाली कर कर सब कुछ हाथी आने वाला था। ये सुनकर जॉन कहता है, अरे यार तू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझा था, लेकिन तू तो अगले सेकंड ही बदल दिया और मेरे पीठ पीछे चाकू भोंकने वाला है। फिर वो लोग कैसीनो के पहले बेसमेंट को चेक करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एक टनल तरह का था। ये देखकर तो जॉन कह रहा था, अरे यार ये टनल कितना ज़्यादा गहरा है, मैं तो काफ़ी देर से चल रहा हूँ। ये सुनकर ली कहता है, मुझे भी नहीं पता आखिरकार मेजर चैन ने इस तरह का डंजन क्यों ही बनाया था। फिर जॉन कहता है, अरे यार हम लोग कितनी देर से चल रहे हैं, ये टनल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर ली कहता है, चिंता मत करो, लगता है हम लोग सही जगह पर आ गए हैं। फिर जॉन आगे बढ़कर कहता है, क्या ये वही जगह है? इधर ली अपने मन ही मन सोचा था, हाँ बिल्कुल ये वही जगह है। जितना मुझे पता है एपोक्लिप्स वर्ल्ड में जो लोग भी लॉर्ड हाउ के बात नहीं मानते थे, उन्हें यह जगह पर रखा जाता था हमेशा के लिए। और मैं इस जगह को अच्छी तरीके से देखूँ तो ये पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है। आखिरकार एपोक्लिप्स वर्ल्ड से पहले भी ये जगह क्यों था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके स्टोर हाउस में भी बहुत सारे एनर्जी स्टोन पड़े हुए थे और बहुत सारे वेपन को भी, और बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड तक खुदाई भी की थी। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और देखता है वो जगह काफ़ी ज़्यादा ही डरावना था, क्योंकि आसपास बस रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर तो एक पल के लिए जॉन भी डर गया था और कह रहा था, ये क्या किसी तरह का डंजन है? आखिरकार इतना इतना खतरनाक आवाज़ कैसे आ रहा है इसके अंदर से? यहाँ पर तो लगता है बहुत सारे लोग हैं। इधर हम लोग देखते हैं बहुत सारे जेलों में लोग भरे हुए थे और वो लोग बार बार रोए जा रहे थे। तभी जॉन एक दरवाजे को ठकठकाते हुए कह रहा था, तुम लोग क्या ठीक हो? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो? इधर हम लोग देखते हैं वो लोग डरते हुए कह रहे थे, प्लीज़ प्लीज़ हमें मार दो, प्लीज़ हमें मार दो, लेकिन हमें मॉन्स्टर में मत बदलो। जैसन को जॉन भी चौंकते हुए कहता है, नहीं, लगता है आप लोगों ने कुछ गलत सुना है। मैं तो बस बात कर रहा था एक जवान औरत और एक बच्चे की, मैं आपको मॉन्स्टर में नहीं बदलने वाला हूँ। फिर ली कहता है, जॉन अभी उनसे ये सब बात करने की बात नहीं है। इधर हम लोग देखते हैं बहुत जोर से कोई दरवाजे को पीट रहा था। ये देखकर जॉन कह रहा था, ये आवाज़ अब कहाँ से आने लगी? तभी हम लोग देखते हैं कोई दरवाजे को धीरे धीरे कर खोलने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ और उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। ये देखकर तो हमारा ली कह रहा था, लगता है हम लोग काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंसने वाले हैं। फिर वो अपने मन ही मन सोचा था, आखिरकार एपोक्लिप्स वर्ल्ड से पहले म्यूटेंट यहाँ पर कैसे देख सकते हैं? इधर तो जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। फिर ली कहता है, शायद ये सब कहीं एक्सपेरिमेंट का नतीजा तो नहीं है। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, जॉन जल्दी से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो और जितनी सारे औरतों को बचा सको जल्दी से उन्हें भी लेकर अपने साथ निकल लो। मैं इन सारे मॉन्स्टरों को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इधर जॉन तुरंत ही अपने बंदूक को बाहर निकालकर बहुत तेजी से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लोग दोबारा खड़े हो जा रहे थे। ये देखकर तो जॉन को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है और वो कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? ये सारे मॉन्स्टर मारे क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं तो बंदूक उनके सीधे सिर पर मार रहा हूँ, तो ये लोग मर क्यों नहीं रहे हैं? फिर हमारा ले कहता है, जॉन चुपचाप यहाँ से भागो। ये सब सोच सुनकर तो बहुत सारे म्यूटेंट उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जॉन कहता है, आखिरकार मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर ली हमारा समझाते हुए कहता है, ये सब मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये सब म्यूटेंट है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए शूटिंग करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर शूटिंग करते रहोगे तो सारे मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तुम जेल से सारी लड़कियों को बाहर निकल कर यहाँ से बाहर निकालने में मत करना। मैं इन सबको रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जेबल को वो मॉन्स्टर के बीच में कूद जाता है और बहुत ज़्यादा ही ताकत से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने मन ही मन सोचा था, जैसे कि मुझे लगा था एपोक्लिप्स वर्ल्ड से पहले जहाँ पर म्यूटेंट है जिसकी वजह से इनके अंदर से जो एनर्जी क्रिस्टल बाहर निकल रहा है वही वो स्टोरेज हाउस में पड़ा हुआ था। इधर तो जॉन पीछे से बस चिल्लाता ही रह जाता है। फिर वो कहता है, एक अनजान बंदा जो कि एक बेकार से बंदे के लिए और बहुत सारे इनोसेंट गर्ल के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए उन सारे मॉन्स्टर के बीच में कूद गया, अपनी जान की सेक्रीफाइस कर दी। ऐसा तो बस बैटलफील्ड या फिर बहुत ज़्यादा लॉयल लोगों के साथ ही किया जाता है। आखिरकार वो बंदा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इधर हमारा लिए बड़े मजे में था। वो तो एनर्जी कन्वर्सन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल का अभी तक एब्जॉर्व कर चुका था और उसकी ताकत पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वो तो आराम से ही उन म्यूटेंट को गाजर मुर्गी की तरह काटे जा रहा था। ये सब देखकर तो जॉन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था और कह रहा था, अरे मुझे तो लगा था ये बंदा खुद को सेक्रीफाइस किया है, लेकिन इसने तो
इधर तो हमारे लिए बड़ी आराम से सारे मॉन्स्टर की बैंड बजाया जा रहा था और जॉन देखकर बेचारा कंफ्यूज होए जा रहा था। फिर ली बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा था मुझे मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी क्रिस्टल चाहिए। ये बोलकर वो सारे म्यूटेंट को मारने लगता है और कहता है यहाँ पर तो मुझे काफ़ी सारे एनर्जी क्रिस्टल मिल गए हैं। हाँ, माना कि ये सब बस लो रंग के ही एनर्जी क्रिस्टल हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी क्रिस्टल है ना, इससे मैं बहुत सारी नई एबिलिटीज़ को अवेक कर सकता हूँ। इधर पीछे से हमारा जॉन ये सब देखकर तो काफी ज्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था जो बंदा सचमुच इंसान ही है ना। फिर वो कहता है भाई ली तू मुझे बता सकता है क्या आखिरकार ये मॉन्स्टर सब क्या है। फिर ली भी उसे वही चीज बताता है जो हम लोग को पिछले बताया गया था कि एपोकलिप्स वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वायरस था जिसकी वजह से 90% आबादी पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल गई थी। ये सब पहले इंसान ही थे, अब मॉन्स्टर में बदल चुके हैं क्योंकि इसके अंदर वायरस आ चुका है। ये सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये लोग एक मॉन्स्टर बन गए हैं। ये सुनकर तो जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज था और कह रहा था क्या एक अननोन वायरस की वजह से ये सब हो रहा है, कहीं कहीं वो मेरे परिवार के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ हो। तभी ली कहता है अरे यार तो काफी ज्यादा सोच रहा है। फिर वो भी अपने मन ही मन सोच रहा था मैं भी अभी तक जो भी कुछ जानता हूँ लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो रहा है। क्या वो लोग ये सब पहले से जानते थे इसलिए उन्होंने पहले ही एक्सपेरिमेंट करके रखा था। इधर हमारा जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा था क्या मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं ये सब कुछ गलत ना हो जाए। फिर हमारा लिए उसे भरोसा देते हुए कहता है भाई तू चिंता मत कर, वैसे ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें जल्दी से लेबोरेटरी के अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ पर भी हमें बहुत सारे हॉस्टेज मिल सकते हैं। ये सुनकर जॉन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। फिर वो लोग आगे बढ़कर लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं इंसानों के द्वारा बनाया गया म्यूटेड वायरस जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। ये देखकर ली अपने मन ही मन सोच रहा था तभी तो मैं समझो आखिरकार एपोकलिप्स वर्ल्ड स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर म्यूटेंट क्या कर रहे हैं और उनके पास एनर्जी क्रिस्टल आया तो आया कैसे। वो लोग बहुत ज़्यादा ही गहराई में ये म्यूटेड वायरस बना रहे हैं। इधर हमारा जॉन आसपास की चीज़ों को देखते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये क्या किसी तरह का लेबोरेटरी है, लेकिन यहाँ पर तो ट्यूब में जिंदा जिंदा इंसान बंद है, मुझे क्या इन सबको आज़ाद करना चाहिए। यह सुनकर ली कहता है भाई तो जो कुछ करने का मन करता है कर, लेकिन प्लीज़ उस ब्लू कलर के लिक्विड को नहीं छूना, उसके अंदर वायरस है, तो भी उन जैसे मॉन्स्टर की तरह बदल जाएगा। तभी वो लोग अपने सामने देखते हैं जहाँ पर एक औरत ने अचानक अपनी आँख खोल ली थी। फिर वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर अपने फ्लूट टंग को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जिस देखकर ली कहता है जॉन जल्दी वहाँ से हटो। इधर वो लड़की सीधे बाहर आ जाती है और आसपास की चीज़ों को देखकर अटैक करने लगती है। ये देखकर तो एक पल के लिए हमारा ली भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है ये तो आइस प्रिंसेस है सेनर। सेंसिप होता है और हमें आइस क्वीन सेनर के बारे में बताया जाता है जब म्यूटेंट मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और एक बीच टाइड आ चुकी थी। सभी ह्यूमंस उन्हें रोकने में काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे थे। उनका कैप्टन कह रहा था अगर हम लोग अभी यहाँ से भागते हैं तो बाद में हम लोग मार ही जाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम लोग सब मिलकर इसे रोको। तभी उसका असिस्टेंट आते हुए कहता है बॉस मैंने कैंप में इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है, लेकिन उन्होंने कहा है हमें और भी ज़्यादा इंतजार करना होगा। ये सुनकर तो बॉस कहता है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, रिफोर्समेंट आने में अभी और वक्त लगेगा। क्या उन कैंप में बैठे हुए बुड्ढों को जैसा भी दिखाई नहीं देता है हमारे कितने सारे अवेकनर मारे गए हैं। फिर हमें बताया जाता है ये है मर्सनरी लीडर जाओ जिनके पास इन्हेंसमेंट नाम की स्किल है। वो बार बार अपने वाइस कैप्टन के बाद चिल्ला रहे थे ये एक बेस्ट टाइड है, हमें कैसे भी करके इस टाइड को रोकना पड़ेगा। तभी उसका हंटर कहता है बॉस लगता है आसमान में कोई है। जिस देखकर बॉस कहता है लगता है हमारा रिफोर्समेंट आ गया है, सब लोग अब धीरे हो जाओ, अब रिफोर्समेंट संभाल लेगा। इधर हम लोग देखते हैं सुनो क्यों डायरेक्ट ही म्यूटेंट पर अटैक कर बहुत सारे म्यूटेंट को एक ही बार में मार देती है और लगातार म्यूटेंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। ये देखकर तो आसपास के हंटर आपस में कहने लगते हैं ये तो एक औरत है। अरे यार बस इतना ही, ये एक अकेली औरत है, आखिर उन बुड्ढों को हुआ क्या है, वो एक अकेली औरत को यहाँ पर कैसे भेज सकते हैं हम जैसे हंटर के सामने। अरे नहीं जरा उसे अच्छे से देखो, वो कहीं वही लेजेंडरी क्रेट की अवेकनर तो नहीं। तभी सारे हंटर एक साथ चिल्लाने लगते हैं हाँ हाँ ये वही है एस क्लास के हंटर आइस क्वीन सेनर, शायद हम लोग अब बच चुके हैं, इन्होंने तो एक ही अटैक में बहुत सारे म्यूटेंट को मार गिराया है। इधर सेनर अपने मन ही मन सोच रही थी ये बच्चे कुचे कमजोर म्यूटेंट मॉन्स्टर को तो आराम से नॉर्मल हंटर भी मार कर अपनी ताकत को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, हमारे कैंप के इतने नज़दीक एक ब्रीच टाइप कैसे आ सकता है। तभी उसकी नज़र एक डीमन टाइप मॉन्स्टर पर जाती है और उस मॉन्स्टर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जिसे देखकर तो एक पल के लिए सिनर भी घबरा जाती है और सारे हंटर से कहती है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, मैं इस मॉन्स्टर को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जो सुनते ही उनका कैप्टन सिचुएशन को समझते हुए कह रहा था, अरे हंटरो तुम लोग यहाँ पर खड़े क्यों, जल्दी यहाँ से भागो, तुम्हें जिंदा रहना है कि नहीं। इधर सिनर अपने मन ही में सोच रही थी, ये तो एक लॉर्ड रैंक का म्यूटेंट मॉन्स्टर है, इसी ने तो कहीं उस बीस्टार्ट को नहीं बनाया था, लेकिन ये किसी तरह का ट्रैप भी हो सकता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इन्हें बचाने के लिए इससे फेस टू फेस सामना करना ही होगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करती है। सेंसिप्ट होता है प्रजन के समय, जहाँ पर वो उठकर बैंडेज को देखते हुए कह रही थी, आखिरकार ये क्या है, क्या किसी ने मेरा ट्रीटमेंट किया है, अगली बार तो मैं लॉर्ड रैंक मॉन्स्टर के साथ लड़ी थी, क्या मैं फिर भी वहाँ पर सर्वाइव कर चुकी हूँ, आखिरकार ये किस तरह का कपड़ा है। तभी वहाँ पर हमारा ली आते हुए कहता है, लगता है तुम जग चुकी हो, लेकिन क्या हुआ तो तुम्हारे साथ, तुम तो काफी तक घायल थी, चलो ये लो इसे खा लो, ये है कैन फूड। सेंस शिफ्ट होता है कुछ देर पहले, जहाँ पर जॉन पूरी तरह से केमिकल में नहा चुका था, ये देखकर लेके आया था, अबे यार ये जॉन भी ना, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये औरत मैंने उस बहुत ज़्यादा ताकतवर लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए देखा था, उसके बाद मैंने अपने रिकॉग्निशन से पहले इसे नहीं देखा था, तो आखिरकार ये उसमें नेजर चैन के लेबोरेटरी में क्या कर रही है। इधर हम लोग सैनर को देखते हैं जो कि अपना माथा पकड़ते हुए कह रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा है, ये इतना दर्द क्यों दे रहा है, ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे आइस के क्रिस्टल हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर ली कह रहा था, अरे नहीं ये तो बेकाबू हो चुकी है, अगर इसी तरह क्रिस्टल हवा में उड़ते रहे तो ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड फ्लोर को भी तबाह कर देंगे, मुझे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। मुझे नहीं पता इस कसिनो के अंदर और कितने सारे अंडरग्राउंड फ्लोर है, अगर ये सब कोलैप्स हो गया तो हमें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। फिर वो धीरे करके आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, सिनर अपनी ताकत पे काबू करो, तुम ये सब नहीं कर सकती हो। ये बोलकर वो जैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था भी वो गलती से कुछ और ही दबा देता है, जिसकी वजह से सिनर और भी ज्यादा आग बबूली हो जाती है। ये देखकर तो ली उसे शांत करते हुए कह रहा था, अरे रुको, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ये सब गलती से किया है। लेकिन तब तक सिनर का गुस्सा फट चुका था, उसने बहुत सारे आइस क्रिस्टल से हमारे लिए के ऊपर अटैक कर दी थी। सेंस शिफ्ट होता है, इधर ली बढ़ते जैसे उन आइस क्रिस्टल को अपनी एनर्जी कन्वर्सन से एब्जॉर्ब कर रहा था और कह रहा था, मैं इतने सारे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मुझे इस क्रेजी बास्टर्ड को रोकना पड़ेगा। ये औरत तो मुझे मारने के लिए जरा सा भी नहीं सोचेगी, ये तो अपने दिमाग को पूरी तरह से खो चुकी है, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वो जल्दी से जाकर उसके ऊपर भी एनर्जी कन्वर्सन का इस्तेमाल करता है और उसकी भी सारी एनर्जी को चूस लेता है, जिसकी वजह से आइस क्वीन की पूरी ताकत वहीं पर खत्म हो जाती है और उन्हें ढाल गिर जाती है। जिद देखकर ली कहता है, चलो फाइनली इसका खेल कुछ देर के लिए रुका। फिर वो आसपास देखता है और कहता है, अरे हाँ जॉन तो केमिकल पूल में गिर गया है। फिर वो जल्दी से जाकर जॉन को उठाता है और कहता है, अरे यार जॉन की सांसें तो अभी भी चल रही है, कहीं ये भी म्यूटेंट क्रीचर की तरह तो नहीं बदल जाएगा। पहले ही वो आइसक्रीम मुझे इतना तकलीफ दे रही है, अगर ये भी म्यूटेंट क्रीचर में बदल गया तब तो मेरा खटिया खड़ी हो जाएगी, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। नहीं, मैंने इसे एपोक्लिप्स वर्ल्ड में भी देखा था, ये म्यूटेंट नहीं बना था, मुझे नहीं लगता ये म्यूटेंट हो सकता है। तभी वजह से आइसक्रीम फिर से दोबारा खड़ी हो जाती है। ये देखकर तो ली कहता है, तभी तो मैं सोचूं मैं इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, इसके ऊपर तो आइस शील्ड लगा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं आइसक्रीम अपना बहुत ज़्यादा ही एनर्जी का प्रेशर हमारे लिए पर लगा रही थी। इधर ली बड़ी मुश्किल से उन आइस बुलेट को डॉट कर पा रहा था और आइसक्रीम लगातार आइस बुलेट के अटैक सीधे हमारे लिए पर कर रही थी। ये सब देखकर ली कहता है, अरे नहीं, मैंने एक गलती की और मैं मारना चाहूँगा, ये तो कभी ख़त्म ना होने वाला खेल है, मैं ज़्यादा तक इसे नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना ही होगा। इधर तो आइसक्रीम बर्सर्कर फॉर्म में काफ़ी जोर से रॉड कह रही थी। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है कि आपके पास जिन पॉइंट है, क्या आप उसका मदद लेकर खुद को इवॉल्व करना चाहेंगे। कि सुनकर ली कहता है, ठीक है मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ। लेकिन वो जैसे ही पढ़ने वाला था तभी आइसक्रीम उसके बाद फिर से आइस क्रिस्टल से अटैक कर देती है। जो देखकर ली कहता है, अरे नहीं, कम से कम मुझे इन्फॉर्मेशन पढ़ने में तो दो ये इस एबिलिटी की। तभी वो उन सारे आइस क्रिस्टल को डॉच करते करते सीधे उसी वायरस पोर्ट पर गिर जाता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी सिस्टम बताता है, आप एक अननोन वायरस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर आप इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आपका जेनेटिक
जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। इधर ली मरता या फिर कुछ करता जिसकी वजह से वो ओके पर प्रेस कर देता है। तभी जेनेटिक पूल के अंदर काफ़ी बड़ा झटका लगता है, वो सारे वायरस को अपने अंदर इन्वॉल्व करने लगता है। ये देखकर तो एक पल के लिए आइस क्वीन भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक सुनामी टाइप का आ जाता है और हमारे लिए सारे अननोन वायरस को एब्जॉर्ब करके फिर से एक खतरनाक सा म्यूटेंट बन जाता है। इधर हमारा ली पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था और अपने आप को देखते हुए कह रहा था, अबे यार एक मिनट रुको, मैं क्या बन गया हूँ? अबे सिस्टम तूने मुझे क्या पूरी तरह से एक म्यूटेट बना दिया है, वो भी एपोक्लिप्स वाला। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं म्यूटेट हो चुका हूँ तो मेरी कॉन्सिस्टेंस मेरे पास कैसे है? लेकिन इधर तो हमारी आइस क्वीन उसकी खातिरदारी करते हुए सीधे उसके ऊपर आइस का काफ़ी बड़ा अटैक करती है, जिससे हमारा ली अपने एक हाथ से ही पूरी तरह से उठा लेता है। यह देखकर तो आइस क्वीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो लगातार उसके ऊपर रोर करते हुए कह रही थी, मर जा बास्टर्ड, बढ़ जा। लेकिन हमारे लिए उसके हर एक स्पाइक को आराम से तोड़ते हुए कह रहा था, अभी जो मेरे सामने समस्या है पहले उसे हल करने की बारी है, उसके बाद मैं अपने बारे में मैं सोचूंगा। लेकिन ये ताकत तो सचमुच कमाल का है, इससे मेरा डिफेंस और ऑफेंस पावर दोनों ही 2 गुना बढ़ चुका है, ये सचमुच कमाल का है। इधर आइस क्वीन जब उसके ऊपर नहीं अटैक कर पा रही थी तो वो खुद ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जब देखकर ली कहता है, ओह अब तू ही आ रही है, आजा आजा बिच, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो आइस क्वीन बड़ी तेजी से अपने ब्लेड लेकर सीधे हमारे ली की गर्दन पर अटैक करती है। लेकिन ली अपने बाएं हाथ से उसके इस अटैक को रोकते हुए कह रहा था, पहले आइस स्पाइक, अब मैं इसके तलवार को भी अपने बाएं हाथ से तोड़ दे रहा हूँ। सचमुच ये पावर तो कमाल की है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रही है, जिसकी वजह से इतना गुस्से में है। फिर वो अपने बाएं हाथ से उसके ऊपर अटैक कर उसके उस तलवार को भी पूरी तरह से तोड़ देता है और कहता है, पावर का शो ऑफ करना सचमुच ये तो ऑसम है। फिर वो बर्ड से जैसे आइसक्रीम के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था, अब चलो अब ये मेरी बारी है। ये बोलकर वो उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक करता है और कहता है, पहले इसके आर्मर को तोड़ता हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा अटैक कर उसके आर्मर को भी तोड़ देता है। चलो इसका खेल तो खत्म हुआ, अब ये कुछ देर आराम से शांत रहेगी। लेकिन मेरा म्यूटेड फॉर्म का क्या, ये कब तक यहाँ पर रहने वाला है? क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? अगर ऐसा हुआ तो एपोक्लिप्स के मेरे जो कैम्पमेट थे वो मुझे देखते ही मार डालेंगे। अरे नहीं, मैं किस मुसीबत में फंस गया। अबे यार सिस्टम, अब तो ही बता, इसका कोई हल है क्या? जैसे वो सोच ही रहा था कि तभी सीधे जमीन पे गिरता है और कहता है, अबे यार अब ये क्या हुआ? मैं अपने पूरे बॉडी को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। सिस्टम तूने ये मुझे बताया था कि इस फॉर्म का इस्तेमाल करने समय कुछ साइड इफेक्ट भी होगा। कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं हमारी आइस क्वीन दोबारा जगती है और वो आसपास की चीजों को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुकी थी, क्योंकि उसके बदन पर बस एक ही कपड़ा था। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर के बाद जब हमारा ली दे कर अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तकिया तो काफी ज्यादा मुलायम है। ये सुनकर सेनर कहती है, ओह लगता है तुम जग चुके हो, लेकिन तुम उठ क्यों रहे हो? तुम कुछ देर यहाँ पर और भी आराम कर सकते हो, तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये सुनकर तो ली हमारा कहता है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। फिर ली खांसते हुए कहता है, तुम क्या अपने कॉन्शियस में हो? ये सुनकर सेनर कहती है, हाँ कॉन्शियस में तो मैं पहले से थी, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था किसी ने मेरी बॉडी को कंट्रोल कर दिया था। लेकिन तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे बचाया। लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं? मैं जब भी तुम्हारे पास रहती हूँ तो मुझे अपनापन सा लगता है। ये सुनकर ली कहता है, क्या अपनापन सा? तुम भी क्या कहीं एपोक्लिप्स वर्ल्ड से दोबारा तो नहीं आए हो? ये सुनकर सेनर कहती है, क्या एपोक्लिप्स वर्ल्ड से दोबारा आना? इसका क्या मतलब है? ओह तुम कपड़ों की बात कर रहे हो क्या? मेरे पर पहले से ही जब ब्लैंकेट रखा हुआ था तो मैंने बस इसे ही मोड़ के पहन लिया। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? ये सुनकर ली कहता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तुम जरा सोच कर देखो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें यहाँ पर किसने लाया? ये मेरे चैन का एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। यह सुनकर चैनल कहती है, क्या एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी? इसका क्या मतलब होता है? और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? जितना मुझे याद है कि मुझे तो कुछ दाढ़ी वाले बंदों ने किडनैप कर लिया था। वो लोग अपने आप को शायद केओस ग्रुप बुलाते थे। जैसन कर्ली कहता है, क्या केओस ग्रुप? लेकिन मैं तो इस केओस ग्रुप का नाम अपने एपोक्लिप्स वर्ल्ड में कहीं नहीं सुना था। तो ये ग्रुप आखिरकार सामने कैसे आ सकता है मेरे रीबर्थ होने के बाद? और उसका लॉर्ड हाउ के साथ आखिरकार क्या ही कनेक्शन हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ
समझ में नहीं आ रहा है। इधर हमारे सेना सीधे ली के ऊपर कूदते हुए कहती है शायद वो लोग कोई हिडन ऑर्गेनाइजेशन है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन्स भी थे जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। इसलिए मैं आपसे बस तुम्हें ही फॉलो करने वाली हूँ। ये सुनकर तो ली कंफ्यूज होते हुए कह रहा था रुको रुको, तुम क्या मुझे फॉलो करने वाली हो? हाँ, माना कि मेरा शक्ल चूते जैसा है, लेकिन मैं सचमुच इतना बड़ा चूतिया भी नहीं हूँ। अगली बार एपोकलिप्स समय भी मुझे किसी और लड़की ने इस्तेमाल कर लिया था, अब तुम भी क्या मैं इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हो? वैसे भी केओस ग्रुप काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक ग्रुप है। मैं बीच में हड्डी क्यों बने जाऊँगा? मुझे तो कोई भी मतलब नहीं है। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था अरे यार, लगता है मैंने इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही भड़ा बुरा कर दिया। वैसे भी हर लड़की एलन जैसा थोड़ी ना होती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी तो हो सकती है। तभी सेनर कहती है मुझे पता है तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन मुझे भी बदला चाहिए उस केओस ग्रुप से, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे पहले होश में नया लाया होता तो वो शायद लोग मुझे एक किलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करते और मैं पूरे ह्यूमन काइंड को ही ख़त्म कर चुकी होती। अब मुझे लगता है मेरे पास कहीं और जाने का रास्ता है। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ पर जाऊँ? इधर ली अपने मन ही मन सोच रहा था सेनर एपोक्लिप्स के समय एक आइस क्वीन के नाम से जानी जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और एक खतरनाक औरत है, क्या मुझे इसका साथ देना चाहिए? फिर वो कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर तो सेनर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है सचमुच क्या तुम मुझे अपने साथ रखने वाले हो? ये बोलकर तो खुशी के मारे हमारे ली के पर ही कूद जाती है, जिसकी वजह से सेनर घोड़े को राइड करने के पोजीशन में आते हुए कह रही थी हाँ, तुम जो चाहे मैं वैसे बिहेव करूंगी और तुम्हारी हर बात को भी मानूंगी, वो भी बड़े प्यार से। तभी हमारा जॉन बीच में आते हुए कह रहा था अरे भाई ली, तेरा क्या वर्जिनिटी लूज हो रहा है? मैं क्या तेरी मदद करूं? ये बोलकर वो जैसे ही सेनर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हमारी सेनर बड़े तेजी से आकर हमारे जॉन के ही मुंह बंद कर देती है, उसके ऊपर शॉट लगा देती है। यह सब देखकर तो जॉन की हालत खराब हो रही थी। तभी ली कह रहा था सेनर वहीं पर रुक जाओ। फिर ली उन दोनों को समझाते हुए कहता है देखो, अभी हम सब कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि हम सब एक ही टीम में है। ये सुनकर जॉन कहता है लेकिन यार ये लड़की तो उस टैंक से बाहर निकली थी ना। फिर ली कहता है अरे यार, ये थोड़ा लंबी स्टोरी है, तुझे कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता तूने कुछ अपने ऊपर नोटिस किया? तो उस अननोन वायरस के टैंक में कूद चुका था, इसके वजह से तुम्हारी बॉडी में कोई म्यूटेशन हुआ क्या? यह सुनकर जॉन कहता है नहीं यार, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी तुरंत ही होश में आया था। ये सुनकर ली कहता है देख भाई, अगर तू म्यूटेट होता है तो मैं तुरंत ही तुझे मार दूंगा, तुझे पता है ना म्यूटेट मॉन्स्टर कितने से खतरनाक होते हैं। फिर वो अपने स्टोरेज से बड़े बाहर निकालते हुए कह रहा था ये तो अच्छी बात है कि मैंने सुपरमार्केट में बहुत सारे कपड़े भी जमा कर लिए थे। फिर वो सेनर को एक कपड़े देते हुए कह रहा था सेनर लो, इसे चेंज कर लो। ये सुनकर सेनर कहती है ठीक है मैं चेंज करती हूँ। फिर वो वहीं पर ही अपने कपड़े को बदलने लगती है। ये देखकर तो ली और जॉन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर ली दौड़े आता है और कहता है अरे यार सेनर, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा अंदर का जिस्म बस मेरे लिए है, तुम ये सबको शो ऑफ क्यों कर रही हो? चलो, बाहर में एक रूम है, वहां पर तुम आराम से कपड़े बदल सकती हो। इधर हमारा जॉन कंफ्यूजन में खड़ा था और अपने मन ही मन सोचा था अरे यार, ये दोनों तो मस्ती करने के लिए चले गए, लेकिन मेरा हाथ जो बर्फ में जम चुका है उसका क्या मैं इसे आइसक्रीम की तरह चाट कर साफ कर दूं? सीन शिफ्ट होता है पिंजरे के गेट की तरफ, जहां पर सेनर अपने पावर से गेट को तोड़ते हुए कह रही थी तुम सबको अब और भी ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम सबको बचाने के लिए। फिर वो सबको बाहर लाते हुए कह रही थी तुम सबके पास अपना चॉइस है, तुम लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, लेकिन जिनके पास घर नहीं है मेरी तरह, वो हमारे साथ भी रह सकता है। सेंसिटिव होता है जॉन की तरफ, जो कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। फिर वो पूछ ही लेता है भाई ली, तूने हमें जो कुछ बताया कि ये दुनिया पूरी तरह से म्यूटेंट से भरने वाली है, हर जगह बस तबाही मची रहेगी, ये बात क्या सच है? फिर ली कहता है तुझे क्या लगता है मेरे पास जो एबिलिटी है अभी वो कहाँ से आई? फिर जॉन कहता है ओह, तो ये बात सच है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है भाई, मैं अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा। ये सुनकर ली कहता है क्या
तू हमें गुड बाय कहना चाहता है और तू अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है। मुझे तो नहीं लगता है लॉर्ड हाउ तुम्हें तुम्हारी फैमिली को इतना आसानी से दे देंगे। लेकिन लॉर्ड हाउ ने बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे बंकर बनाए हैं जिनमें में से एक में तुम्हारी फैमिली रहती होगी। मुझे नहीं लगता है तुम अपनी फैमिली को इतनी आसानी से ढूंढ पाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसके लिए बहुत सारे वेपन को बाहर निकाल देता है और कहता है लो इनका इस्तेमाल करो और अपनी फैमिली को बचा लो। लेकिन बाहर चलकर कुछ ही देर के बाद एपोकलिप्स स्टार्ट होने वाला है। हर जगह बस खून लाश फैला हुआ रहेगा और कई सारे ह्यूमंस भी बहुत सारी सुपरनेचुरल एबिलिटी के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तब तू क्या करेगा? लेकिन तू अगर यहाँ पर रहता है और इन सारी लड़कियों को ट्रेन करने में मेरी मदद करता है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ हम लोग लॉर्ड हाउ के साथ जंग स्टार्ट करेंगे और तुम्हारी फैमिली को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम यहाँ से अभी जाना चाहते हो या फिर हमारे साथ रहना चाहते हो। मैं तो बदला लॉर्ड हाउ से लेकर ही रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर लॉर्ड हाउ कहते हैं तुमने तो इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है। ये सुनकर वो बंदा कहता है हाँ मास्टर हाउ आप अगर यहाँ पर हैं तो मैं अच्छा काम क्यों नहीं करूँगा। आपने मुझे जो भी ऑर्डर दिया था मैंने सारे गुड्स को आपको सप्लाई कर दिया है। मैंने अपने हाथों से एक एक बॉक्स को पैक किया है, उनमें से सिंगल सामान भी गायब नहीं है। यसुन को लॉर्ड हाउ कहते हैं ओह तो तुमने डिलीवरी भी खुद से की होगी है ना। यसुन को वो बंदा कहता है हाँ डिलीवरी तक मैंने खुद से की है। आप एक बार बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको कुछ भी कमी नहीं महसूस होगा। इधर लॉर्ड हाउ इशारा करते हुए कहते हैं ओह तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हो, तुम तो मुझे भी साफ साफ चुना लगा रहे हो। तुम जरा पीछे मुड़ कर देखो, जो लोग मुझसे गद्दारी करते हैं मैं उनके साथ आखिरकार क्या करता हूँ। पीछे जो नए वर्ल्ड का फाउंडेशन बना हुआ है वो सब उन्हीं लोगों की वजह से बनता है और मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलती है जिससे मैं ताकतवर बनता हूँ। इधर वो बंदा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है जी यहाँ पर तो बहुत सारे जिंदा लोग हैं। फिर लॉर्ड हाउ बड़ी तेजी से उसके पास आते हैं और उसके मुंडी को घुमाते हुए कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट को मेरे जान चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म कर रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें काफ़ी आसान मौत दिया। तभी वो अपने सामने चैन को देखकर कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हें तो अभी कसिनो में होना चाहिए और मेरे सामानों की रखवाली करनी चाहिए थी। ये सुनकर चैन घबराते हुए कह रहा था मास्टर हमारे कसिनो में और वेयर हाउस में अचानक ही एक बंदा आकर रेड मार गया। हमने उसे रोकने की अपनी बहुत कोशिश की लेकिन मैं भी हार गया, अब मेरे बहुत सारे आदमी भी मारे गए। तभी लॉर्ड हाउ गुस्से में कहते हैं मेरे इतने सालों की मेहनत तुम लोगों ने बस एक आदमी से लुटवा दिया। ये बोलकर वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाले थे तभी चैन डरते हुए कहता है मालिक उस बंदे के पास स्पेस की पावर थी और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। जैसे सुनते ही लॉर्ड हाउ तुरंत ही अपनी पावर का डायरेक्शन चेंज करते हुए पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर देते हैं और कहते हैं जरा उस बंदे के बारे में मुझे साफ साफ बताओ, आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था। इधर तो मैनेजर चैन के पसीने निकल रहे थे, वो तो डरते हुए कह रहा था मालिक बस आप मुझे ब्लडी टाइगर को दे दीजिए, उसके बाद मैं आराम से उस बंदे को निपटा दूंगा। येसन को लॉर्ड हाउ कहते हैं इतनी भी जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जजमेंट डे जल्द ही आने वाला है। हमें पहले उनसे निपटना होगा, उसके बाद ही हम लोग उस जैसे चूहे पर ध्यान दे सकते हैं। जेसन को चैन कहता है ठीक है बॉस। तभी उठाओ अपने मन ही मन सोचे थे ओह एक ऐसा बंदा जिसके पास स्पेस की पावर है, मतलब कि वो भी मेरे किसी लेबोरेटरी से ही भागा हुआ है। आखिरकार उस बंदे के पास ये ताकत आए तो आए कैसे। वैसे उसके साथ खेलने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सीन शिफ्ट होता है जजमेंट दिन की तरफ जहाँ पर एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड सीधे हमारी पृथ्वी से गुजर रहा था, लेकिन वो सैटेलाइट से टकराकर सीधे हमारे प्लान पे गिरता है और जिससे काफ़ी बड़ी तबाही मचती है। आसपास का मंजर काफ़ी ज़्यादा भयानक हो जाता है। ये देखकर तो मेजर चैन कहता है बॉस हाउ जैसे कि आपने कहा था कि यही वो जजमेंटल डे है। फिर बॉस हाउ कहता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसके बाद तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सीन शिफ्ट होता है सिटी की तरफ जहाँ पर काफ़ी सारे घर टूट चुके थे, बिल्डिंग ढह चुके थे और आसपास बहुत सारे आदमी मारे गए थे। एक आदमी जिंदा था जो कि आसपास देखते हुए कह रहा था जहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखता है तो उसके पास जाते हुए कहता है क्या तुम भी मैं तो यहाँ पर जिंदा हो। लेकिन वो आदमी नहीं था बल्कि एक म्यूटेंट था। वो सीधे हमारे उस आदमी पर अटैक कर देता है। इधर वो आदमी बस चिल्लाता ही रह जाता है और मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है उस बेसमेंट की तरफ जहाँ पर भी काफ़ी बड़ा भूकंप आता है जिससे धरती एक पल के लिए कांप जाती है। ये देखकर जॉन कहता है ये तो एक भूकंप है, क्या यही एपोकलिप्स का शुरुआत है जैसे कि हमारे भाई ली ने कहा था। फिर वो आसपास देखते हुए कहता है
लड़कियों तुम लोग पैनिक मत हो, जैसे कि हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था हम लोग वही प्रोसीजर को दोहराने वाले हैं। इधर सेनर भी उसे देखकर अपने मन ही मन सोच रही थी। आखिरकार ली ने भी हमें जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही था। आखिरकार उसे ये सब बातें पहले पहले कैसे पता चली। इधर हमारा मेन कैरेक्टर ली बड़ी एटीट्यूड में खड़ा था और कह रहा था सिस्टम अब सामने और मेरा स्टेटस बता। किशन का सिस्टम तुरंत ही सामने आकर उसके बारे में बताता है और उसका एचपी तो 1000 से ऊपर जा चुका था। उसका एवोल्यूशन भी एक बार कंप्लीट हो चुका था। ये सब देखकर ली कह रहा था सच में बस मैंने एक ही बार जेनेटिकल एवोल्यूशन कंप्लीट किया है और मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ, ये तो कमाल का है। तभी सिस्टम बताता है आपको एक रैंडम टास्क मिलता है, आपको इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में 24 घंटे तक जिंदा सर्वाइव करना पड़ेगा। 24 घंटे तक सारे म्यूटेंट बस आपका ही शिकार करेंगे। ये सुनकर तो हमारा ली भी एक पल के लिए और डर जाता है और सिस्टम बताता है अगर आपने इस सर्वाइवल मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो आपको एक रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर ली कहता है तो ठीक है मैं समझ गया हूँ, चलो मिशन को स्टार्ट करते हैं। ये बोलने के साथ ही बहुत सारे जॉम्बी मॉन्स्टर सीधे हमारे ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर ली भी अपने प्लान को शुरू करता है और कहता है सेनर ये तुम्हारी बारी है। इधर सेनर तुरंत ही गेट को पूरी तरह से ही आइस में जमा देती है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर जो अंदर आ चुके थे वो दोबारा बाहर नहीं जा पाते हैं और बाहर वाले मॉन्स्टर कुछ देर के लिए अंदर भी नहीं आ पाते हैं। फिर वो अपनी ताकत को बाहर निकालते हुए कह रहा था पहले की ज़िंदगी में मेरी किस्मत तो बहुत ज़्यादा ही बेकार थी, लेकिन इस बार मेरे पास सिस्टम भी है, इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने गेट को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पर बहुत कम मॉन्स्टर ही है, इसलिए मैं अपनी पूरी पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इधर सेनर तो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक चुकी थी क्योंकि ब्रदर हॉक के साथ भी म्यूटेंट वाली वाइब आ रही थी और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर ही महसूस हो रहा था। इधर हमारा ली कह रहा था क्योंकि मैं इस ज़िंदगी में एक हाई क्लास का म्यूटेंट हूँ तो मैं इस दुनिया के पिनिकल तक पहुँच चुका और हर एक चीज़ हासिल करूँगा बस इन जैसे म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारकर, क्योंकि इनके मारने पर जो कोर पिस्टल हमें मिलता है वो इस दुनिया के सोने से भी कई गुना महंगा होता है। मैं इनमें से किसी को भी जानने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जब वो खुद को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है अबे ये क्या चल रहा है, मेरा बस आधा हाथ ही ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये क्या बकवास है, ये क्या कोई हाफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अबे सिस्टम तू मेरी बात सुन रहा है, कहाँ पर है तू। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उसे ही घूट रहे थे। ये देखकर ली कांपते हुए कह रहा था अरे अरे यार तुम लोग क्या मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो, कुछ गड़बड़ी हो गई है। सिस्टम अबे सिस्टम कहाँ पर चला गया है तू। तभी सिस्टम बताता है आपका एवोल्यूशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से सिस्टम कुछ देर के लिए रीस्टार्ट मोड पर चला गया है। ये बकवास सुनकर तो ली चिल्लाते हुए कह रहा था अबे सिस्टम मैं तो सिस्टम फाड़ दूंगा, ये थोड़ी ना होता है, तुम मेरे साथ मजाक वो भी इस वक्त पर कैसे कर सकता है। इधर बहुत सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर हमारे ली को पूरी तरह से घेर लेते हैं और धीरे धीरे कहकर हमारे ली को अपने अंदर समाने लगते हैं और इधर बेचारा ली बस चिल्लाता रह जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो इसे कमेंट करो और मुझे बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। अगर तुम लोग इसके नए एपिसोड को भी चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करना मत भूलना। अगर 20-30 कमेंट आता है तो मैं पक्का इसके नए एपिसोड को पक्का एक्सप्लेन करूंगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं, टाटा सायोनारा।